हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plan by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attainment of identifying and desired result यानी goal। Organizing का मतलब है प्लानिंग के बाद काम को प्रॉपरली अरेंज करना, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना देना मतलब, और अवेलेबल रिसोर्सेज का सही यूज करके ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। इस प्रोसेस में डिसाइड किया जाता है कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किस तरह से सब मिलकर काम करेंगे। सिंपल वर्ड में राइट वर्क को राइट पर्सन को राइट टाइम पर देना ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और सेल्स डिपार्टमेंट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इन सब काम को प्रॉपरली अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। सिमिलर काम को एक साथ ग्रुप करके डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। थर्ड, स्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये डिसाइड किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किससे इंस्ट्रक्शन लेगा। फोर्थ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हर एम्प्लॉयज को उसकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दिया जाता है। इन सब स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट ऑल द वर्क to be done and divided it as per plan. This ensures that there is no repetition of work and no overload on any one person. इसका मतलब यह है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किए जाते हैं। इससे वर्क रिपीट नहीं होता और किसी एक एम्प्लॉयज पर एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं आता। सेकेंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। Once the work is divided into similar jobs, एक बार वर्क डिवाइड हो जाता है स्मॉलर जॉब्स में, तो सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड। एक जैसे और मिलते जुलते जॉब्स को ग्रुप किया जाता है एक जैसे, एंड प्लेस्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, और उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस किया जाता है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं डिपार्टमेंटल, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और दूसरा होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है जॉब्स दैट आर सिमिलर इन नेचर और रिलेटेड टू द सेम फंक्शन आर केप्ट टुगेदर इन वन डिपार्टमेंट। इसका मतलब यह है कि एक ही टाइप के काम को एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है, जैसे एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस। और फिर दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। If an organization produces more than one type of product, it is better to group work by product or division. जब कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स या डिवीजन होते हैं, तब हर प्रोडक्ट या डिवीजन के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। Once the organization is divided into different departments, every employee is given work that shows his ability, skills and qualification. इसका मतलब यह है डिपार्टमेंट बनने के बाद हर एम्प्लॉयज को उसकी एबिलिटी, स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम असाइन किया जाता है, यानी काम दिया जाता है। इससे हर एम्प्लॉयज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता हो जाती है और वह अपना काम एफिशिएंटली कर पाता है। Employees are given their duties in a written document known as job description. Employees की ड्यूटीज एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसमें मेंशन की जाती हैं सब कुछ चीजें। और लास्ट और फोर्थ स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। In this step, every employee is given the right level of authority to do the work assigned to him. This creates a proper superior subordinate relationship. इस स्टेप में हर एम्प्लॉयज को उसके काम के हिसाब से अथॉरिटी दी जाती है और यह डिसाइड किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा।
इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है. दिस पर्सन द पर्सन विथ मोर अथॉरिटी is the superior, and the one with less authority is the subordinate. जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर होता है और जिसके पास कम होती है वो सबऑर्डिनेट कहलाता है. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन. Every individual is assigned a part of total work and not the whole task. Due to this division of work into smaller units and assignment of units according to qualification leads to specialization. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयज को टोटल वर्क का सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट दिया जाता है, पूरा काम नहीं. इससे एम्प्लॉयज अपने काम में एक्सपर्ट बन जाता है. वर्क को डिवाइड करके और क्वालिफिकेशन के हिसाब से असाइन करना ही स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है. से स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है. सेकेंड पॉइंट, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली to whom he can give order and from whom he has to receive the order. The superior subordinate relation is clearly defined in organizing. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजिंग से हर मैनेजर और एम्प्लॉयज को यह क्लियर पता होता है कि किसको ऑर्डर देना है और किससे ऑर्डर लेना है. इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर रहता है और कंफ्यूजन नहीं होता. Third, optimum utilization of resource. The jobs are assigned to different individuals by clearly defining the job in the job description document. So there is no chance that the same work is performed by two or more individuals. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयज को उसका काम जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू क्लियरली असाइन किया जाता है. इससे सेम वर्क को दो लोग नहीं करते. रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है और टाइम और एफर्ट दोनों बच जाता है. फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ इंपॉर्टेंस है एडेप्टेशन टू चेंज. When changes occur in the business environment, the organization function helps in adjusting to those changes in a systematic way. It creates separate departments and puts related activities together under each department. इसका मतलब यह है कि जब बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प करती है. रिलेटेड एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अरेंज किया जाता है जिससे चेंजेस को मैनेज करना इजी हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Similar jobs and related tasks are placed in one department. This brings unity of effort and better coordination, which helps in smooth and effective administration. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजिंग में सिमिलर जॉब्स को एक ही डिपार्टमेंट में रखा जाता है. इससे कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ एफर्ट बढ़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ और इफेक्टिव बन जाती है. सिक्स्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. Delegation of authority is an important part of organizing. By handing over routine work, manager gets more time to focus on improving methods and enhancing performance. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है जिससे मैनेजर्स रूटीन वर्क एम्प्लॉयज को दे देते हैं. इससे मैनेजर को नए आइडियाज, प्लानिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है. सेवेंथ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स, क्लियर डिविजन्स ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर helps the organization face challenges with confidence and grow in a planned and orderly manner. इसका मतलब यह है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस को इजीली फेस करती है और प्लान तरीके से ग्रोथ और एक्सपेंशन कर पाते हैं यानी बढ़ पाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. It refers to the systematic arrangement of role, duty, and authority at different level in an organization. It shows how various positions are connected and how workers flows within the organization. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में रोल, ड्यूटीज और अथॉरिटीज का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. इससे पता चलता है कि
किस एम्प्लॉयज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का फ्लो कैसा चलेगा। अब बात करते हैं स्पैम ऑफ मैनेजमेंट। स्पैम ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पीपल और सबऑर्डिनेट a manager can look after efficiently. It also refers to the number of subordinates who report to one superior and can be guided and supervised by him. स्पैम ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली सुपरवाइज या गाइड कर सकता है। जितने एम्प्लॉयज एक मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और जिन्हें वो इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, वही उसके स्पैम ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शंस को एक डिपार्टमेंट में ग्रुप किया जाता है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किए जाते हैं और हर डिवीजन अपने काम इंडिपेंडेंटली करता है। जब प्रोडक्ट और सर्विसेज के टाइप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब। अब हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। When similar tasks are combined based on their functions or purpose, it is known as functional structure. तो स्टूडेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब सिमिलर टास्क को उनके फंक्शन या पर्पस के बेसिस पर एक साथ ग्रुप किया जाता है तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग आर प्लेस्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव्स efficiency in getting work done. इसकी मदद से स्पेशलाइजेशन मतलब वर्कर को उस एक पर्टिकुलर चीज की स्पेशलाइजेशन हो जाती है और इफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है काम करने में। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉयज वर्क इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब जो भी उनकी एक्सपर्टीज है उस पर ही काम कर रहे हैं उसी एरिया में। रिपीटिंग सिमिलर टास्क इंप्रूव्स देयर स्किल्स एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एक ही काम को बार बार करने की वजह से या एक ही तरह के काम को करने की वजह से उनके स्किल्स और एफिशिएंसी बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Grouping similar activities in one department makes supervision, coordination and control more effective. एक तरह के एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट के अंदर डालने से सुपरविजन, निगरानी रखने में, कोऑर्डिनेशन, एकता रखने में और कंट्रोल करने में मदद होती है। थर्ड पॉइंट, improves managerial and operational efficiency. A proper functional system reduces unnecessary cost and helps improve overall organization performance. एक प्रॉपर फंक्शनल सिस्टम की वजह से हम अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और हेल्प करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। फोर्थ, रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। Clearly assigning responsibility prevents the same work from being repeated and save time and resources. इसका मतलब यह है कि उनको क्लियर असाइन किया जाता है, उनको क्लियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है कि उनको क्या काम करना है। इसकी वजह से काम का रिपीट होना और इस रिपीट होना कम हो जाता है और टाइम बचता है, टाइम और रिसोर्सेज बचता है। फिफ्थ पॉइंट, इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। Training becomes simple because employees focuses on one function and develop specialized skill. ट्रेनिंग सिंपल बन जाती है क्योंकि एम्प्लॉयज फोकस करते हैं एक फंक्शन और अपने स्किल को स्पेशलाइज बनाते हैं, एक ही काम पर बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी फंक्शन। Each department receives proper attention, ensuring that organization function perform efficiently. इसका मतलब यह है कि हर डिपार्टमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस और प्रॉपर अटेंशन मिलती है
जिससे ऑर्गेनाइजेशन का हर फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, सेकंड इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरलोड, और थर्ड कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ इंक्रीज इन कॉस्ट। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है more resources required. Every department needs its own resources since each division operates a separate unit. इसका मतलब यह है कि हर डिवीजन एक अलग यूनिट की तरह काम करते हैं, इसलिए हर डिवीजन को अपने अलग रिसोर्सेज, स्टाफ और फैसिलिटी की जरूरत होती है, जिससे रिसोर्सेज ज्यादा लगता है। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन. Departments concentrate on their own product and may lose sight of overall organizational objective. इसका मतलब यह है कि हर डिवीजन अपने प्रोडक्ट या काम पर ज्यादा फोकस करता है। इस वजह से कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पर ध्यान कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट्स. Disagreement may occur between departments, especially over the use and distribution of resources. इसका मतलब यह है कि अलग अलग डिवीजन के बीच रिसोर्सेज के यूज और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हायर कॉस्ट. द डुप्लीकेशन ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज एंड फंक्शंस अक्रॉस डिफरेंट डिविजन्स रिजल्ट इन हायर ओवरऑल कॉस्ट. जब अलग डिविजन्स में सेम टाइप के फंक्शंस और एक्टिविटीज रिपीट होते हैं तो डुप्लीकेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। अब हम समझते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है। When an organization grows in size and produce more than one different product or offer multiple service, the activities related to each product or services are structured into separate division or department. इसका मतलब यह है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन साइज में बड़ी हो जाती है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है या मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करती है, तब फंक्शनल स्ट्रक्चर को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही सिचुएशन में हर प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज को अलग अलग डिवीजन या डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी अरेंजमेंट को डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन. हर डिवीजन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या मार्केट पर फोकस करता है। इससे एम्प्लॉयज और उस एरिया में एक्सपर्ट बन जाते हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। सेकंड पॉइंट, फास्टर डिसीजन मेकिंग. हर डिसीजन को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का अधिकार होता है या अथॉरिटी होता है, इसलिए डिसीजन जल्दी होता है और ऑर्गेनाइजेशन मार्केट चेंजेस का क्विकली रिस्पॉन्स कर सकती है। थर्ड पॉइंट, बेटर परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी. हर डिवीजन एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करते हैं और अपने रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे परफॉर्मेंस को इजीली इवेल्युएट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. अगर ऑर्गेनाइजेशन न्यू प्रोडक्ट, सर्विस या मार्केट में जाना चाहती है तो नए डिवीजन बना सकती है बिना एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को डिस्टर्ब किए। इससे बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी. हर डिवीजन अपने मार्केट की नीड्स और चेंजेस के अकॉर्डिंग जल्दी अडेप्ट कर सकता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन मोर फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बन जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव. डिविजनल मैनेजर को ज्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव इंप्रूव्स होते हैं और एम्प्लॉयज की मोटिवेशन भी इंक्रीज होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट बेसिस है फॉर्मेशन. फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड. इसका मतलब यह है फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शन के बेसिस पर बनती है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस। और फिर यहाँ की डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. इसका मतलब यह है कि डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बेसिस पर बनती है। और सेकंड बेसिस है स्पेशलाइजेशन.
Functional structure specialization is based on specific function. फंक्शनल स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक फंक्शन पर होती है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट या मार्केट के अकॉर्डिंग होती है। थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट होता था, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इजी टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजी से आइडेंटिफाई यानी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिक्स किया जा सकता है अगर कोई गड़बड़ है तो। फोर्थ, मैनेजरियल डेवलपमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजर गेट्स लिमिटेड एक्सपोजर एज दे डील विद वन फंक्शन। इसका मतलब यह है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजर सिर्फ एक फंक्शन हैंडल करता है, इसलिए उनकी लिमिटेड एक्सपोजर मिलती है उन्हें, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में मैनेजर्स मल्टीपल फंक्शन हैंडल करते हैं, इसलिए उन्हें बोर्ड एक्सपोजर मिलता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो कि है कॉस्ट। मोर इकोनॉमिकल एज फंक्शंस आर नॉट रिपीटेड। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोई भी फंक्शन रिपीट नहीं होता, कोई भी काम रिपीट नहीं होता, इसलिए ये इकोनॉमिकल और लेस एक्सपेंसिव है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है क्योंकि हर डिवीजन में अपने रिपीट वर्क होता है, इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर में एक्सपेंसिव कहलाता है। सिक्स पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट इन मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जहां खूब सारे प्रोडक्ट बनाए जाएं, वहां फंक्शन करना या चलाना डिफिकल्ट होता है, कोऑर्डिनेशन करना। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन इज इजियर एज ऑल एक्टिविटीज ऑफ वन प्रोडक्ट आर अंडर वन डिवीजन। मतलब कि कोऑर्डिनेशन इसमें इजी होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि एक तरह की एक्टिविटीज को एक ही डिवीजन के अंदर और एक ही प्रोडक्ट का डिवीजन किया जाता है, इसलिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? Formal organization means a structured framework created by the management to accomplish specific objective. It clearly defines the level of authority, delegation of responsibility, and establish proper coordination among different activities so that the organization can achieve its goal efficiently. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, रूल्स, रेगुलेशन। इसका पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। इसमें अथॉरिटी के लेवल्स क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं, यानी किस एम्प्लॉयज के पास कितनी अथॉरिटी होगी। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रॉपरली डेलीगेट किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके इफिशिएंटली, इफेक्टिवली। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉन्शियसली created by top management to ensure the smooth and efficient functioning of the organization. इसका मतलब यह है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को टॉप मैनेजमेंट कॉन्शियसली क्रिएट करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क कर सके। सेकंड पॉइंट, क्लियर रिलेशनशिप। It clearly defines the relationship and reporting line among different positions in the organization. इसमें रिलेशनशिप और रिपोर्टिंग लाइन क्लियरली डिफाइंड होती है, यानी हर एम्प्लॉयज को पता होता है कि किसके पास रिपोर्ट करना है और किसकी अथॉरिटी में काम करना है। थर्ड पॉइंट, it is established to achieve the goal and objectives outlined in the plan of organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, जो प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। Fourth point, it ensures coordination and integration of efforts across various departments to work together towards common objective. इसका मतलब यह है कि यह डिफरेंट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करता है ताकि सभी मिलकर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, इट एम्फसाइज द कंप्लीशन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिविंग मोर इम्पोर्टेंस to work rather than personal relationship among employees.
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि एम्प्लॉयज के पर्सनल रिलेशनशिप को। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट पॉइंट है वेल स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्ड orderly and efficiently function through a clear structure and defined procedure। इसका मतलब यह है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर स्ट्रक्चर और डिफाइंड प्रोसीजर होता है। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का काम ऑर्डरली और एफिशिएंटली होता है या चलता रहता है। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन गोल अचीवमेंट। द स्ट्रक्चर इज डिजाइंड टू अलाइन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब यह है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। थर्ड पॉइंट, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वर्क इज क्लियरली divided among departments and individuals, eliminating repetition and overlap। इसका मतलब यह है कि इसमें वर्क को डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल के बीच क्लियरली डिवाइड किया जाता है, इसलिए सेम वर्क रिपीट या ओवरलैप नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन। इट प्रमोट्स हार्मनी एंड cooperation among different departments, ensuring smooth and unified functioning। इसका मतलब यह है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच हार्मनी और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली और यूनाइटेड वे में होता है। फोर्थ पॉइंट है क्लियर चेन ऑफ कमांड। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश अ वेल डिफाइंड हायरार्की स्पेसिफाइंग हु इज अकाउंटेबल टू whom। इसका मतलब यह है कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होता है जो कि वेल डिफाइंड और हायरार्की में होता है, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, फोकस ऑन वर्क नॉट पर्सनैलिटी। द स्ट्रक्चर प्रायोरिटाइज टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरिंग दैट वर्क टेक्स प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल रिलेशनशिप। इसका मतलब यह है कि स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दी जाती है, ना कि पर्सनल रिलेशनशिप को। मतलब डिसीजन और टास्क पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक के बेसिस पर नहीं होते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और वर्क के बेसिस पर होते हैं। अब हम आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या होता है। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन people naturally interact with one another and build social and friendly relationships. These relationships from small groups within the organization। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते करते एम्प्लॉयज नेचुरली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सोशल और फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेते हैं। These naturally formed group and connection are known as informal organizational structure। ये जो फ्रेंडशिप और इंटरेक्शन के थ्रू छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, इन्हीं नेचुरली बने हुए ग्रुप्स को या कनेक्शन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। दिस स्ट्रक्चर अराइज ऑटोमेटिकली एंड प्राइमरली fulfills the psychological and social need of employees। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं बनाती, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होती है और एम्प्लॉयज की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को फुलफिल करती है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, ऑटोमेटिकली फॉर्म। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स नेचुरली थ्रू इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज विदाउट एनी प्लान्ड एफर्ट बाय मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर है ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट प्लान करके नहीं बनाती, ये एम्प्लॉयज के बीच डेली इंटरेक्शन और फ्रेंडशिप की वजह से बन जाती है, ये नेचुरली डेवलप हो जाती है। सेकेंड, नो फॉर्मल रूल्स। इट डज नॉट ऑपरेट्स अंडर ऑफिशियल रूल्स, इंस्टेड ग्रुप वैल्यूज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गाइड मेंबर्स बिहेवियर। दूसरा फीचर है नो फॉर्मल रूल्स। इसमें कोई ऑफिशियल रूल्स या पॉलिसी फॉलो नहीं होती, ग्रुप के मेंबर्स आपस की अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल वैल्यू की बेसिस पर काम करते हैं। थर्ड, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रीली विदाउट फॉलोइंग
a fixed chain of command or authority. इसमें यह है, यहाँ कम्युनिकेशन फ्रीली होती है, मतलब कि कोई ये नहीं है कि टॉप लेवल से डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, मतलब फिक्स चेन ऑफ कमांड या अथॉरिटी को फॉलो करना जरूरी नहीं होता, इंफॉर्मेशन इजीली शेयर हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, नो फिक्स स्ट्रक्चर, इट हैज नो रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल कनेक्शन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये पर्सनल रिलेशनशिप और सोशल कनेक्शन के बेसिस पर चलता है। और फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट alongside the formal organization and grows from employees working together. इसका मतलब यह है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की साथ ही एग्जिस्ट करता है। जब एम्प्लॉयज साथ में काम करते हैं तभी तो ये नेचुरली ग्रो होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, सो देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो नहीं किया जाता या नहीं होती, इसलिए इंफॉर्मेशन और मैसेज बहुत जल्दी एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉयज तक पहुंच जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, फुलफिल्स सोशल नीड। Informal communication gives due importance to psychological and social need of employees, which motivates the employee. Informal organization employees की psychological और social need को importance देता है, इससे employees motivate रहते हैं और उनका मोरल भी improve रहता है। थर्ड, correct feedback। इसका मतलब यह है कि through informal structure, the top level manager can know the real feedback of employees on various policies and plans. इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के रियल फीडबैक मिल जाती हैं, वो क्या सोच रहे हैं क्या। इससे मैनेजमेंट को पॉलिसीज और प्लान के बारे में एम्प्लॉयज की एक्चुअल ओपिनियन पता चलती है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, स्प्रेड रूमर्स। Information spread through informal organization structure are rumors which may mislead the employees. इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, लेकिन कई बार ये इंफॉर्मेशन सिर्फ रूमर्स होती है। ऐसे रूमर्स एम्प्लॉयज को मिसलीड भी कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, नो सिस्टमैटिक वर्किंग। An informal structure does not form a structure for smooth working of an organization. इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर या सिस्टम नहीं होता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का काम हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता। थर्ड पॉइंट, मे ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट। इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट, then it becomes very difficult to implement them in the organization. इसका मतलब यह है कि अगर इनफॉर्मल ग्रुप्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज या चेंजेस को अपोज या करते हैं तो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, अपोज मतलब होता है विरोध करना, इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता। फोर्थ पॉइंट, मोर एम्फेसाइज टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर gives more importance to satisfaction of individual interest as compared to organizational interest. इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कई बार एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ज्यादा अपने पर्सनल इंटरेस्ट और सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, मीनिंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई प्लान स्ट्रक्चर्ड होती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की फ्रेंडशिप और सोशल रिलेशनशिप से नेचुरली बनती है। सेकेंड पॉइंट, ओरिजिन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बनती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल इंटरेक्शन
से अपने आप डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट, अथॉरिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी पोजीशन और डेजिग्नेशन पर बेस्ड होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी पर्सनल क्वालिटीज और इन्फ्लुएंस पर बेस्ड होती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, बिहेवियर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर ग्रुप्स, नॉर्म्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होती है। फिफ्थ पॉइंट है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ऑफिशियली चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली फ्लो कर सकता है। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पर, नेचर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल और चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकती है। सेवेंथ पॉइंट, लीडरशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ही ऑफिशियल लीडर होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर नेचुरली इमर्ज होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मैनेजर ही हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। In any organization, a manager has a lot of responsibility and cannot do all tasks alone. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो सारे टास्क अकेले नहीं कर सकता। He assigns specific tasks to suitable employees based on their skills and experience and allow them the authority to complete those tasks. मैनेजर एक स्पेसिफिक टास्क एक सही एम्प्लॉयज जिसकी स्किल और एक्सपीरियंस अलाउ करती है कि उसको उस चीज की अथॉरिटी, उस काम की अथॉरिटी दी जाए। द मैनेजर रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट, और मैनेजर उस चीज के लिए अकाउंटेबल होता है जो भी रिजल्ट उसका होता है। दिस प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड डेलीगेशन। इस प्रोसेस को जो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी अथॉरिटी किसी और को देते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देते हैं, उसी प्रोसेस को डेलीगेशन कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, डेलीगेशन मीन्स पासिंग ऑन authority and responsibility from higher level to lower level in the organization. सिंपल वर्ड में डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हायर लेवल से लोअर लेवल में पास करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड अथॉरिटी और थर्ड अकाउंटेबिलिटी। इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी असाइन टू द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट अ टास्क इन द राइट वे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अपने सबऑर्डिनेट को जो भी ड्यूटी दी जाए वह उसको कंप्लीट करे एक सही तरीके से। Delegation starts when a manager assigns part of his responsibility to subordinate. Delegation तब स्टार्ट हो जाता है जब मैनेजर अपना काम या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट यानी जूनियर या लोअर लेवल के लोगों को दे देता है, तो वो डेलीगेशन स्टार्ट हो जाता है। वंस असाइन दैट बिकम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक बार उनको काम दे दिया गया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम उनको करना है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी गिवन टू द सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है जो कि सबऑर्डिनेट को दिया जाता है, जो कि वो जो स्पेसिफिक काम दिया जाता है उसको करता है। सेकेंड पॉइंट, इट कम्स फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप as the subordinate has to perform the assigned duty for the superior. ये कहां से आता है? ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप की वजह से होता है। अगर उनका रिलेशन अच्छा हुआ तो वो देंगे, सुपीरियर उनको काम देंगे परफॉर्म करने के लिए, और सुपीरियर को उनके ऊपर भरोसा होगा तब दिया जाता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउज मूव अपवर्ड एज द सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउ करती है ऑलवेज मूव, ऊपर की तरफ मूव करती है। सबऑर्डिनेट हमेशा
अकाउंटेबल होता है उसके सुपीरियर के लिए, जो भी उसको काम दिया जाता है उसके लिए अकाउंटेबल होता है। सेकेंड टॉपिक है अथॉरिटी। अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजन एंड गिव डायरेक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन को। अथॉरिटी का मतलब है या अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर और एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देने का राइट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। इन एन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द पोजीशन और रैंक ऑफ अ पर्सन। अथॉरिटी हमेशा पर्सन की पोजीशन या रैंक के बेसिस पर मिलती है, ना कि उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के बेसिस पर। सेकेंड पॉइंट, it gives a person the right to make decision because his or her managerial position. अथॉरिटी मैनेजर को उसकी मैनेजरियल पोजीशन की वजह से डिसीजन लेने की राइट देती है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, मतलब कौन सीनियर है और कौन जूनियर है ये क्लियर होता है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट इज लिमिटेड बाय द लॉ, रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी अनलिमिटेड नहीं होती, ये ऑर्गेनाइजेशन के लॉज, रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही यूज की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट, इट कम्स फ्रॉम द चेन ऑफ कमांड दैट कनेक्ट्स डिफरेंट जॉब पोजीशंस। इसका मतलब यह है कि अथॉरिटी चेन ऑफ कमांड से आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जॉब पोजीशन कनेक्ट करती है। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पर, इट मूव्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी का फ्लो हमेशा टॉप से लोअर लेवल की तरफ जाता है। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट सेवेंथ, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। जितनी अथॉरिटी दी जाए उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट्स आर आंसरेबल फॉर नॉट कंप्लीटिंग द असाइन्ड वर्क। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जब सबऑर्डिनेट आंसरेबल होता है, जो भी काम उसको सौंपा जाता है, अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो वो आंसरेबल होता, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कारण था, ये अपने सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होता। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड रिजल्ट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो भी रिजल्ट आएगा, जो काम दिया गया है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ पर्सनल एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अनदर। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जाती, किसी और के ऊपर सौंपी नहीं जा सकती। अगर तुमको काम दिया गया है, जिस एम्प्लॉय को काम दिया गया है या जिस सबऑर्डिनेट को काम दिया गया है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होगी कि वो काम क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, वो अपने सुपीरियर को जवाब देगा। थर्ड पॉइंट, इट इज एंश्योर्ड थ्रू कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ द वर्क परफॉर्म। यह इंश्योर करता है कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन मतलब चेंजेस होता रहे, काम करते रहे। और फिर फोर्थ पॉइंट, इट मूव्स अपवर्ड, दैट इज द सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू द सुपीरियर। इसका मतलब यह है कि ये ऊपर की तरफ जाता है, मतलब सबऑर्डिनेट आंसरेबल होता है, जवाब देना होता है उसको, सुपीरियर को, अपने सीनियर को। अब हम देखते हैं समरी ऑफ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट, मीनिंग, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर देना और डिसीजन लेने की पावर। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है असाइन टास्क को कंप्लीट करने की ड्यूटी। और लास्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है टास्क के फाइनल रिजल्ट के लिए आंसरेबल होना। अब बात करते हैं डेलीगेशन, अथॉरिटी। अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया जा सकता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कभी भी किसी और को डेलीगेट नहीं की जा सकती।
अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ओरिजिन। अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन या डेजिग्नेशन से मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी से आती है। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की होती है उसके थ्रू आती है अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब लास्ट है फ्लो। अथॉरिटी, अथॉरिटी का फ्लो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होता है। और अकाउंटेबिलिटी का अकाउंटेबिलिटी भी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होती है। अब हम देखते हैं कनेक्शन बिटवीन द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले आता है अथॉरिटी इज असाइन। तो मैनेजर एम्प्लॉयज को अथॉरिटी असाइन करता है, यानी उसे डिसीजन लेने और काम करने की पावर दी जाती है। सेकंड पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टेड। जब एम्प्लॉयज को अथॉरिटी मिल जाती है तब वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है, मतलब उस काम को कंप्लीट करना उसकी ड्यूटी बन जाती है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी इज एनफोर्स्ड। और लास्ट में आती है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज को अपने काम के रिजल्ट के लिए आंसरेबल रहना पड़ता है। एक लाइन में या सिंपल लाइन में समझे तो अथॉरिटी इज असाइंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टेड और अकाउंटेबिलिटी इज एनफोर्स। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है और अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करनी पड़ती है, मतलब कि उसके लिए आंसरेबल होना पड़ता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट पॉइंट, बेटर फोकस फॉर मैनेजर। बाय डेलीगेटिंग रूटीन टास्क, मैनेजर कैन कंसंट्रेट ऑन मोर इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। डेलीगेशन, डेलीगेशन की मदद से जब मैनेजर रूटीन टास्क एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर देता है तब उसके पास इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी पर फोकस करने के लिए टाइम मिल जाता है। इससे मैनेजर अपने मेन डिसीजन पर ध्यान दे पाता है। सेकेंड पॉइंट, growth of employees. Delegation provides employees with opportunity to learn, gain experience and develop skills for future leadership role. Delegation को डेलीगेशन एम्प्लॉयज को नए काम करने का चांस देता है। इससे उन्हें लर्निंग मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, उनके स्किल्स डेवलप होते हैं और फ्यूचर में वही एम्प्लॉयज लीडरशिप रोल के लिए रेडी हो जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट, हायर employees motivation. When manager trusts employees with responsibilities and authority, it builds confidence, ownership and sense of belonging in the team. इसका मतलब यह है कि जब मैनेजर पर एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट करता है तो उन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उन्हें ऑनरशिप का फीलिंग आता है, वो और भी मोटिवेट होकर काम करते हैं। Fourth point, facilitation of growth. Delegation supports the growth of an organization by building a capable team ready to make on future leadership role. डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करता है। जब एम्प्लॉयज को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो कैपेबल बनता है और फ्यूचर में लीडरशिप रोल संभालने के लिए रेडी हो जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है। सेकेंड, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्ची. Delegation creates a clear superior-subordinate relationship, which forms the foundation of management hierarchy. The level of authority delegate decide who reports to whom. Delegation से superior और subordinate के बीच clear relationship बनता है, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, ये क्लियरली डिसाइड होता है। इससे मैनेजमेंट हिरार्ची स्टैब्लिश होती है। थर्ड, अब आते हैं लास्ट पॉइंट यानी 6 पॉइंट पर, बेटर कोऑर्डिनेशन. It ensures systematic distribution of work, giving everyone a clear understanding of their responsibility. This eliminates duplication of work and ensures effective coordination across the organization. Delegation में काम को सभी एम्प्लॉयज के बीच सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर एम्प्लॉयज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है, इसलिए सेम वर्क रिपीट नहीं होती और सभी डिपार्टमेंट के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब हम देखते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है।
सेंट्रलाइजेशन पहले देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल, यूजुअली एट द टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है और जनरली ये टॉप लेवल के पास होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के मेजर डिसीजन टॉप लेवल ही लेते हैं, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के पास डिसीजन लेने का कोई पावर या बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन इज द distribution decentralization is the systematic distribution of authority and decision making at all level of management. It gives employees a different levels of fair shares of authority. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग को सिस्टमेटिकली डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजर को भी फेयर शेयर ऑफ अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो अपने लेवल पर डिसीजन ले सके। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर देन जस्ट वन गिविंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल। इसका मतलब यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ लोअर लेवल को अथॉरिटी देना नहीं होता। इसका पर्पस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सेकंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स गिविंग authority to selected people as per their suitability. डिसेंट्रलाइजेशन या अथॉरिटी हर एम्प्लॉयज को नहीं दी जाती, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दी जाती है जो सुटेबल होते हैं और जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट एम्प्लॉयज आर स्किल्ड, कैपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। डिसेंट्रलाइजेशन की इस बात पर बेस्ड करता होता है कि एम्प्लॉय स्किल्ड, कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए मैनेजर उन पर ट्रस्ट करके अथॉरिटी देता है। फोर्थ पॉइंट, इट मीन्स दैट एम्प्लॉयज आर मिडिल एंड लोअर एम्प्लॉयज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन टेक डिसीजन एंड आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। इसका मतलब यह है कि इसमें मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर को भी डिसीजन लेने का राइट दिया जाता है, साथ ही उन डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है। Fifth point, decentralization accepts that decision making cannot be done only by top management. Decentralization ये मानता है कि सारे डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही नहीं ले सकते, डिफरेंट लेवल के मैनेजर भी अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, टॉप मैनेजमेंट गिव्स ओनली इंपॉर्टेंट डिसीजन विद themselves and transfer the rest of to lower level. टॉप मैनेजमेंट सिर्फ मैनेजर और इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने पास रखती है, बाकी रूटीन डिसीजन लोअर लेवल को ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन इज एसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल डिसेंट्रलाइजेशन इज अ चॉइस। इसका मतलब यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन जरूरी होता है क्योंकि मैनेजर अकेले सारा काम नहीं कर सकता, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं होता। यह मैनेजर की चॉइस होती है कि अथॉरिटी को डिफरेंट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन। इन डेलीगेशन authority is passed to few peoples, whereas in decentralization authority is distributed among many peoples. इसका मतलब यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन को डेलीगेशन का नेक्स्ट स्टेप माना जाता है। डेलीगेशन में अथॉरिटी सिर्फ कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज को दी जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल और बहुत सारे एम्प्लॉयज के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट, नेचर। डेलीगेशन एक मैंडेटरी प्रोसेस है क्योंकि कोई भी मैनेजर सारे काम अकेले नहीं कर सकता। और डिसेंट्रलाइजेशन एक वॉलंटरी पॉलिसी है, जैसे टॉप मैनेजमेंट अपनी मर्जी से अडॉप्ट कर सकता है। सेकेंड, फ्रीडम टू एक्ट। डेलीगेशन में सबऑर्डिनेट को लिमिटेड फ्रीडम मिलती है क्योंकि फाइनल कंट्रोल सुपीरियर के पास होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में
एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने की ज्यादा फ्रीडम दी जाती है। थर्ड, स्टेटस। डेलीगेशन की एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता। डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की परमानेंट पॉलिसीज होती है। फोर्थ, स्कोप। डेलीगेशन का स्कोप लिमिटेड होता है। ये कुछ एक्टिविटीज और एक या कुछ सबऑर्डिनेट तक ही सीमित रहती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइड होता है। ये कई एक्टिविटीज और कई डिपार्टमेंट पर लागू होते हैं। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर, पर्पस। डेलीगेशन का मेन पर्पस टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट करना, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पस एम्प्लॉयज को एम्पावर करना और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है। आज से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।